मेरे प्यारे भाइयों, गुर्जर जाति और राजपूत जाति एक ही है। और मैं ओम प्रकाश गुर्जर, जिला सीकर, राजस्थान, नीमका थाना का रहने वाला हूँ। मुझे ये किताब मिली है। इसमें कुछ अपनी जाति के बारे में और राजपूतों की जाति के बारे में बताया गया है। किताब का नाम है, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, गुर्जर स्वाभिमान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर गुर्जर P.S. वर्मा, दलित। समर्पण जो गुर्जर जाति के राजा हुए वो इस प्रकार हैं। महाराजा लाखन पासी जी, राजाओं का महाराजा अटेला हूण जी और समाज सेवी राम सिंह हूण जी, महान क्रांतिकारी विजय सिंह पाठक जी और समाजवादी प्रणेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवादी चिंतक स्वर्गीय मधुलिमय जी। गुर्जर इतिहास के 15 ऐसी चढ़ी की असलियत लोगों तक प्रकाश में नहीं आई। इतिहास अगर सही परिप्रेक्ष्य में देश तथा दुनिया में आ जाए तो भ्रांतियां ही सिर्फ दूर नहीं होंगी, बल्कि समाज के परिवर्तनशील ढांचे को एक नई गति मिलेगी। गुर्जर इतिहास का केवल इनके चक्रवर्ती गुर्जर वंशों का इतिहास ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे अधूरे पक्ष भी हैं जिनको वैज्ञानिक अध्ययन एक नई दृष्टि दे सकता है। अव्वल तो गुर्जर वंशजों का राज पूर्णतः किसी भी एक भाषा में नहीं मिलता। उसको समझने के लिए इधर उधर जो भी बिखरा पड़ा है, आज उसको समेट करके उसका पूर्ण लेखन नई ऐतिहासिक दृष्टि से अति आवश्यक है, क्योंकि यही भारत का गौरव पूर्ण इतिहास है। भारतीय इतिहास का मध्यकाल संसार के अनेक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ठीक प्रकरण से समझने के लिए गुर्जर इतिहास का जानना अति आवश्यक है। गुर्जर इतिहास को समझे बिना आर्यों 2000 BC की संस्कृति का पुनरुद्धार संभव नहीं है। प्राचीन इतिहास विलुप्त तो है ही, पर उस पर जो कुछ भी लिखा गया है वह सब विदेशियों ने अपनी दृष्टि से लिखा है। उसमें कहीं कहीं गुर्जरों की वीरता के असाधारण परिचय मिलते हैं, लेकिन इन गौरवशाली इतिहास पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं डाला गया। पश्चिम के विद्वानों ने अपनी कल्पना के साथ में गुर्जरों को विदेशी साबित करने की कोशिश की है, पर यह नहीं बतलाया कि विदेशियों की परिभाषा क्या है। जब गुर्जरों का राज एक समय संसार के अधिकतर भागों पर था, जो बाद में अनेकों भागों में बंट गया। यह कहना है कि मध्यकालीन भारत में गुर्जर सहसा कहाँ से आकर चमके, यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न केवल उनके लिए हो सकता है जो सक्रिय बुद्धि रखते हैं, क्योंकि इनको अल हिंदू का ज्ञान नहीं है। और इनकी विवेचना पर भी इस किताब में रोशनी डाली गई है। अल हिंद भारतीय भूभाग में जैसे बौद्ध धर्म पैदा हुआ, ठीक उसी प्रकार गुर्जर सभ्यता पैदा हुई, जिसको मनुवादियों ने बाद में जाति का नाम दे दिया। इस पुस्तक में गुर्जर वंशजों के आक्रमणों और उसी के साथ जुड़े कुछ चक्रवर्ती राजा वंशों का वर्णन भी है, लेकिन इस काल खंड के इतिहास ही पूर्ण कहानी या इसको समझने के लिए अन्य देशों की जानकारी आवश्यक है। ऐसा
है ही प्रयास है कि इस किताब के परिशिष्ट ने करने का प्रयास किया गया है तथा समकालीन अन्य वंशों का इतिहास देने की कोशिश भी की गई है। जिन गुर्जरों राजवंशों के इतिहास का वर्णन है उसमें भी पूर्ण सामग्री के कुछ अभाव वर्णन। जिन लोगों ने इस पर प्रयास किया है कि उनसे कुछ गलतियां होनी स्वाभाविक है। दिल्ली के गुर्जर राजवंशों के इतिहास को पूर्णतः समझे बिना इस संबंध की खोज अधूरी है और इसके बगैर इतिहास की कड़ियों को जोड़ना असंभव है। पहली BC से 13वीं सदी के मंदिर, भवन और बांध, शिल्पकला आदि सभी गुर्जर वंश की देन है। क्या यह गौरवशाली इतिहास नहीं है? इस पुस्तक में गुर्जरों की वीरता, गौरव, राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा पतन की भी झलक मिलती है। लेकिन एक प्रश्न सहसा दिमाग में कौंधता है कि गुर्जर यदि इतने गौरवशाली थे तो आज पिछड़े क्यों हैं, अगड़ों में क्यों नहीं हैं? एक तरफ से इस प्रश्न की संतुष्टि इससे हो सकती है कि विदेशियों ने जानबूझकर इस जाति को पिछड़ा बनाने के लिए दमनकारी कानून बनाए, जिसने इनमें एक मनोवैज्ञानिक कुंठा पैदा की। इसी कुंठा से जहां भारतीय आज़ादी को रोका, वहीं आज भी आज़ादी प्रेमी गुर्जरों को पिछड़ा बनाया और वही कुंठा आगे चलकर पिछड़ेपन की निशानी बन गई। ऐसा ही अन्य राजवंशों के साथ हुआ कि विदेशियों के जीतने पर उनके अंदर एक हीनता पनपी और वही हीनता आगे चल कर के मानसिक व शारीरिक हीनता बनी, क्योंकि राज सत्ता के समाप्त होते ही वह अपने और असहाय महसूस करने लगे और उनसे कुछ लड़ाकू गुण खत्म हो गए, जिसके परिणाम से कुछ गुर्जरों ने अपने धंधे बदले तथा खेती तथा जानवरों के सहारे बसर करने लगे। औद्योगिकीकरण के कारण खेती पिछड़ने लगी तथा साथ साथ आज़ादी प्रेमी होने के नाते विद्या से भी दूर होते चले गए, क्योंकि विजेता विदेशी माध्यम से शिक्षा देता था और भाषा भी विदेशी थी, जिसको स्वाभिमान रखते हुए गुर्जरों ने ठुकरा दिया। इस इनकार के कारण केवल पिछड़े ही नहीं रहे बल्कि अनपढ़ भी रह गए। विदेशियों से मोर्चा लेने में अति लड़ाकू व गौरवशाली रहने वाले और सत्ता छीनने पर कोई समझौता न करने वाले गुर्जरों ने गुलामी स्वीकार न करके जंगलों का अंधकार कबूल किया। अतः यही अधिकतर आज समाज में पिछड़े कहलाते हैं, जिनकी पूर्वज कभी इतिहास में आगे थे। इन्हीं गुर्जरों में से कुछ जमींदार समूह के रूप में अलग हो गए और कुछ ने मुसलमानों के राजकाल में धर्म परिवर्तन कर लिया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गुर्जर कभी संसार के बहुत बड़े भाग पर राज करते थे और राजपूत का मतलब है राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजपूत 12वीं सदी से ही गुर्जरों से अलग होना शुरू हुआ है, क्योंकि मुसलमान इतिहासकारों गुर्जरों को शेर की तरह खूंखार मानते हुए इन्हें सिंह लिखने लगे और गुजरी भाषा में सिंह यानी शेर कहलाता है। आज़ादी पसंद आदमी है। सन 1882-1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। फलस्वरूप इनकी जागीरी जब्त कर ली गई और अंग्रेज़ों ने इनको नौकरियों से वंचित रख करके जरायम पेशावर करार दे दिया। कुछ समय से पहले आधुनिक का नाम लेकर यह एक फैशन बन गया कि आए दिन नए नए उपनाम तथा शब्द नामों के साथ में जोड़ करके नई जातियाँ, नए नए धर्म तथा समूह बनाए जाने लगे। रोक ले।
जो समाज को जोड़ने की जगह दिनों दिन तोड़ रहे हैं, नई नई बुराइयां पैदा कर रहे हैं, शोषण घटने की जगह रोज बढ़ रहे हैं। पहले की हिमालय बुराई वर्ण व्यवस्था इस वैज्ञानिक युग में भी अधिक जोर पकड़ती जा रही है और ब्राह्मणवाद बढ़ता जा रहा है। जहां सन 1857 में भारतवर्ष में 2000 के लगभग जातियां थीं, वही आज 10,000 के लगभग हैं। आज का आगे आने वाला कल का शोषक